दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आपके लिए गांव की दो सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो चलिए चलते हैं पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम अंश है। आज जो कहानी है, ये कहानी आज से ठीक 15 साल पहले की है और ये घटना मेरे चचेरे भाई के साथ घटी थी। दरअसल जब मैं एक स्कूली बच्चा था, तब अधिकतर गर्मियों की छुट्टी के दौरान हमारी पूरी फैमिली हमारे गांव जाया करती थी, क्योंकि हमारी फैमिली के अधिकतर लोग गांव में ही रहते थे। तो वहाँ जाके हम सबको ही बहुत मज़ा आता था। मैं तो गांव पहुंचकर अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भूलकर सिर्फ अपने चाचा के लड़कों के साथ पूरा दिन क्रिकेट खेलता। जिस जगह हम लोग क्रिकेट खेलने जाते वो हमारे घर से थोड़ी दूर थी। हमें वहाँ जाके खेलने के लिए कोई मनाही नहीं थी, बस थोड़ी सावधानी से खेलने के इंस्ट्रक्शंस थे, क्योंकि वहाँ एक पुरानी मज़ार थी और मज़ार के ठीक पीछे एक बरगद का पेड़ और छोटा सा तालाब था। कई लोगों का मानना था कि जिस जगह वो तालाब था उस जगह कई लोग काला जादू और तंत्र पूजाएं करते थे। इसलिए हमारे घर वालों ने हमें वहाँ गलती से भी भटकने के लिए मना किया था। हमें भी कोई शौक़ नहीं था किसी मुसीबत को बुलाने का। हम 4 भाइयों में से सिर्फ ऋतिक ही ऐसा था जिसे ये सारी बातें बेफिजूल लगती थी, तो उसने कभी इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात है, खेलते खेलते ही अचानक ऋतिक को बाथरूम लगी, तो वो घर जाने लगा। तो अचानक मैंने उसको रोका और कहा कि बाथरूम करने के लिए तो इतना दूर क्यों जा रहा है, यहीं कहीं जगह देख के कर ले। तो हम लोग जहाँ पर खेल रहे थे वो थोड़ी दूर हट के एक पेड़ के पास गया और बाथरूम करने लगा। उसके बाद करीब 1.5 घंटा वहाँ खेलने के बाद हम लोग घर लौट आए। घर लौटते वक्त रास्ते में ही ऋतिक हम लोगों से बोल रहा था कि मेरे कंधे में यार बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा है। तो हम लोगों ने उससे पूछा कि आते वक्त तो वो बिल्कुल ठीक था, तो फिर अभी क्या हो गया। तो उसने जवाब दिया कि हाँ, आते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी 1 घंटे से पता नहीं कैसा दर्द हो रहा है। इसके बाद हम लोग घर पहुंच गए। अभी हम लोग घर पहुंचे ही थे कि अचानक ऋतिक के सिर में भी दर्द होने लगा। घर पर सबको यही लगा कि हो सकता है ये सब गर्मी में खेलने की वजह से हुआ है। तो उन्होंने ऋतिक को बदन दर्द की दवा दी और फिर हम सब सोने चले गए। लेकिन देर रात एक अजीब चीज़ हुई। सोते सोते ही अचानक ऋतिक चिल्लाता हुआ उठा और बोला, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे। ये देख, हम सभी की नींद खुली। जिस कमरे में ऋतिक सो रहा था उस कमरे में सिर्फ ऋतिक और हम 3 भाई थे। तो जैसे ही ऋतिक के रोने की आवाज़ बाहर गई तो चाचा जी आए और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ, वो रो क्यों रहा है। तो उसने अभी अपने साथ घटी चीज़ चाचा को बताना शुरू करी ही थी कि अचानक वो गेट की तरफ उंगली उठा के चाचा को दिखाने लगा कि वो देखो, वही है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। हम लोगों ने जैसे ही वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ऋतिक लेकिन एक ही बात बार बार बोल रहा था। वो कह रहा था कि देखो चाचा, वो आदमी अभी भी मुझे ही घूर रहा है। हम लोगों ने और चाचा ने बहुत देर तक उसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। कैसे ना कैसे करके वो सो ही गया। तो फिर हम सब भी सो गए और जब वो सुबह उठा तो हमने उससे अच्छे से पूछा कि रात को आखिर वो किसको हमें दिखाना चाह रहा था, या वो कौन आदमी था जो उसे दिख रहा था। तो उसने बताया कि रात को सोते वक्त सपने में एक आदमी था जो बार बार उसके चेहरे के सामने आ रहा था और वो उसको गला दबाने की कोशिश कर रहा था। जब ऋतिक से रहा नहीं गया तो उसने चिल्लाया। ये बातें सुनकर हम सब चौंक चुके थे, क्योंकि इससे पहले ऋतिक ने कभी ऐसा सपना नहीं देखा था और ना ही उसको कभी भी इस तरह की कोई चीज़ हुई थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब था जो अगले 3-4 दिन हुआ। अगले 3 दिन तक ऋतिक बुखार में रहा और हर दिन शाम होते ही अचानक ऋतिक अपने आप कँपकँपाना शुरू कर देता और उसको डर लगने लगता। जब हम सब उससे पूछते कि आखिर वो डर क्यों रहा है, तो वो एक ही बात बार बार बोलता कि उसको वो आदमी दिख रहा है और वो उसको अपने साथ ले जाएगा। हम सब बहुत परेशान थे और डरे हुए भी थे उसकी ये हालत को देखकर। घर वाले भी परेशान थे ये सब चीज़ें देखकर। 1 हफ्ता बीत गया
लेकिन ऋतिक की हालत में कोई सुधार नहीं था। बड़ी मुश्किलों से चाचा ने एक गुरुजी को ढूंढा और घर पर बुलाया। जिस गुरुजी को चाचा घर लाए थे, उनके बारे में एक बात बहुत मशहूर थी कि वो किसी का चेहरा देखते ही बता देते थे कि उसको क्या समस्या है, और ये सच था। उन्होंने ऋतिक का चेहरा देखा और उससे पूछा कि तुम्हें अभी क्या तकलीफ़ है। तो ऋतिक को जो तकलीफ़ थी उसने वो सब गुरुजी से बताई। इसके बाद वो कमरे के बाहर आए और उन्होंने चाचा से बताया कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ये किसी प्रेत आत्मा के गुस्से का शिकार है। चाचा को गुरुजी की बात समझ नहीं आई, तो चाचा ने उससे पूछा, मतलब? तो गुरुजी ने चाचा से पूछा, मुझे ये बताइए कि क्या इसने कभी किसी पूजा स्थान के पास या किसी पेड़ के पास पेशाब किया हो या थूका हो, गलती से वो भी? चाचा एक पल को सोच में पड़ गए और फिर बोले, गुरुजी मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन थोड़ा सोच के ही वो बोले, दरअसल अक्सर बच्चे खेलने के लिए यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर एक मैदान में जाते हैं और वहाँ एक मज़ार भी है। हो सकता है वहीं कुछ गड़बड़ हुई हो। ये सुनते ही गुरुजी ने हम सबको बुलाया और हम सबसे पूछा कि क्या ऋतिक से इस तरह की कोई गलती तो नहीं हुई है। जैसे ही उनका ये सवाल मैंने सुना, मुझे सब याद आ गया। मैंने उनको बताना शुरू किया कि आज से करीब 1 हफ्ते पहले जब हम लोग क्रिकेट खेलने उस मैदान में गए थे, तो खेल के बीच में ही ऋतिक को बाथरूम लगी। तो वो घर आ रहा था, तो मैंने उसको बोला कि घर मत जाओ, यहीं कहीं जगह देख के कर लो। तो उसने वहीं पर एक पेड़ के पास बाथरूम करी थी। ये सुन गुरुजी ने कुछ बोला नहीं, बस चाचा से कहा कि अपने बेटे को लीजिए और आप भी मेरे साथ अभी चलिए उसी जगह पर। गुरुजी ने कुछ सामान भी मंगवाया था, जैसे अगरबत्ती, बताशे और फूल। सारा सामान लेकर चाचा, ऋतिक और गुरुजी तीनों लोग उसी जगह पर गए और उन्होंने एक एक कर ऋतिक के हाथों से पूजा का सारा सामान चढ़वाया और उससे माफ़ी भी मंगवाई। और फिर जब वहाँ से लौटने लगे तो चाचा ने गुरुजी से पूछा कि आखिर बात क्या थी, पूरा मामला क्या था। तो गुरुजी ने बताया कि अक्सर मंदिर और मस्जिद के पास एक या एक से अधिक पीपल के पेड़ होते ही हैं, जहाँ लोग पूजा, तंत्र या अन्य विद्याओं का प्रयोग करते हैं, और कई प्रेत आत्माओं का वास भी होता है। तो आपके बच्चे पर कोई प्रेत आत्मा थी जो क्रोधित हो गई थी, इसलिए वो उसको डरा रही थी और उसको दिख रही थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका लड़का बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऋतिक आज बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज भी ऋतिक जब उस घटना के बारे में सोचता है तो उसके बदन में एक सीरन सी दौड़ती है और वो अंदर तक सहम जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम अनिकेत है। आज मैं 20 साल का हूँ, लेकिन ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं सिर्फ 11 साल का था। दरअसल मैं बचपन से ही ना भूत प्रेतों की कहानियों का बड़ा शौकीन था। जब भी कोई भूत प्रेतों की बातें करता तो मैं बड़े मज़े से उनकी बातें सुनता और हमेशा सोचता कि काश मेरा भी सामना कभी किसी भूत प्रेतों से हो तो कितना अच्छा होगा। हालांकि मेरा ये सोचना गलत था, लेकिन उस वक्त मैं भी एक बच्चा ही था। बचपन में जब तक मेरी दादी ज़िंदा थी, तब तक मैं हर गर्मी की छुट्टी अपनी फैमिली के साथ अपने गांव जाता। वहाँ मज़ा भी बहुत आता था। अक्सर मैं गांव में हमेशा आए दिन भूत प्रेतों के किस्से सुनता, कभी कुछ तो कभी कुछ। हालांकि मैंने कभी किसी भूत प्रेत को खुद नहीं देखा था। यहाँ तक मैंने जितने भी किस्से सुने थे वे सारे मेरे दादी दादा ने मुझे सुनाए थे। ऐसे एक दिन मैंने अपनी दादी से पूछा, दादी क्या मैं भी कभी किसी भूत को देख सकता हूँ? तो दादी ने तुरंत मुझसे कहा कि नहीं, कभी भूल करके भी उनको देखने का शौक़ या ख्याल अपने दिमाग में मत लाना, क्योंकि भूत प्रेतों से सामना होना या उनसे संपर्क करना हमेशा ही इंसानों को किसी न किसी मुश्किल में डाल देता है। दादी के बहुत समझाने के बाद भी मैंने भूत प्रेतों को देखने की ज़िद नहीं छोड़ी और अपने एक चाचा के लड़के के साथ ऐसी कई जगहों पर गया जहां गांव वालों का मानना था कि वह जगह पर भूत लगते हैं।
लेकिन मुझे उन सभी जगहों पर कोई भूत प्रेत नहीं दिखे और ना ही अगले कुछ दिनों तक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं कहता कि हाँ, भूत प्रेत होते हैं। इसके बाद तो धीरे धीरे मुझे यह भी लगने लगा कि भूत प्रेत शायद होते ही नहीं हैं। लेकिन फिर उसके कुछ दिन बाद ही ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरे घर वालों के साथ मुझे भी चौंका दिया था। दरअसल गांव में ही हमारे घर के बाद 2 घर छोड़कर हमारी एक बुआ रहती थी, जो हमेशा हमारी घर से आती जाती रहती थी और हमारे घर में सबको बहुत प्यार करती थी। जब जब भी हम लोग गांव जाते थे तब तक वो हमसे मिलने ज़रूर आती थी, और जब तक हम लोग गांव में रहते तब तक वो रोज़ हमसे मिलती और हमारे साथ बैठकर बातचीत करती और समय बिताती। लेकिन इस बार जब हम गांव गए तो वो हमसे मिलने नहीं आई। तो मैंने और मम्मी ने दादी से पूछा कि इस बार बुआ क्यों नहीं आई दादी। तो उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी से मिलने उनके ससुराल गई हैं, लेकिन वो जल्द ही 2-3 दिन में आ जाएंगी। और फिर एक बहुत बुरी चीज़ हुई। दरअसल बुआ और फूफा जिस दिन गांव लौट रहे थे उसी दिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में फूफा तो बच गए लेकिन बुआ नहीं बच पाई, क्योंकि बुआ बाइक से पीछे की ओर गिरी थी और जब वो गिरी तो एक कार उनको कुचलते हुए निकल गई। इसके बाद वो मौके पर ही मर गई। उनकी बॉडी को किसी तरह गांव लाया गया और यहीं उनकी बाकी की रस्में हुई मौत की। इसके बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबको अंदर तक डरा दिया। दरअसल हमारे घर के जो बाथरूम्स बने थे गांव के, वो पीछे की ओर थे और गर्मी के दिन चल रहे थे। और गर्मी में मेरी मम्मी की आदत थी कि वो दिन में 2 बार नहाती थी। तो ऐसे ही एक दिन शाम को मम्मी नहा रही थी कि जब मम्मी के साथ वहाँ मेरी छोटी बहन रिया भी थी। वक्त हुआ होगा कुछ 7:45, जब पीछे से मम्मी और रिया के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं, पापा, दादी और दादा सब दौड़ते हुए पीछे गए तो देखा कि रिया और मम्मी भी भागती हुई इधर आ रही थी। उन दोनों का चेहरा देखते ही मालूम पड़ रहा था कि उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा है जिससे वो घबरा गई हैं। हम सब लोग उन दोनों से पूछ ही रहे थे कि आखिर बात क्या है, लेकिन वो इतना डर गई थी कि वो सिसक रही थी। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब वो रिलैक्स हुई तो उन्होंने जो बताया वो सुन हम सबके होश उड़ गए। दरअसल मम्मी और रिया ने बताया कि नहाने के बाद वो दोनों बाथरूम से निकली ही थी कि उन्होंने बाहर बाथरूम के ठीक सामने ज्योति बुआ को देखा। पापा को ये सुनते ही लगा कि ज़रूर ये मम्मी का वहम होगा, क्योंकि हम सबको ही ज्योति बुआ से कई सालों से खास लगाव था और अचानक उनका इस तरह से जाना हम सबको एक गहरा सदमा दे गया था। लेकिन तभी दादी ने एक बड़े ही पते की बात कही जो हम सबको ही माननी पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर ये बहू का वहम होता तो सिर्फ उसी को ज्योति दिखाई पड़ती, लेकिन वो इन दोनों को ही दिखाई दी है। इसका मतलब ये है कि ये इनका कोई वहम नहीं था। सच कहूँ तो मैं भी ये सब सुनकर थोड़ा सा डर चुका था, लेकिन इन घटना के बावजूद मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ होगा सच में। लेकिन दादी एकमात्र ऐसी थी जिनको विश्वास था कि यह वहम नहीं हो सकता। और कई बार दादी ने अपनी कहानियों में भी इस बात का जिक्र किया था कि जिन लोगों की मौत अप्राकृतिक तरीके से होती है, यानी बीमारी में या किसी दुर्घटना में, उनको तुरंत दूसरा जन्म नहीं मिलता, क्योंकि उनकी आत्मा कुछ वक्त तक भटकती है। भटकने का वक्त कितना होगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन भटकती ज़रूर है। इसके बाद पापा, दादी और रिया, इन सब को ज्योति बुआ एक एक कर दिखाई दी, कभी सपनों में तो कभी खुली आंखों से। इसके बाद घर के सभी लोगों ने इस बात को माना कि ज्योति बुआ की भटकती आत्मा ही है जो हम सबको दिख रही है। इसके बाद दादी दादा ने ये फैसला लिया कि पापा, हम बच्चों को लेकर यहाँ से घर लौट जाएं, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते थे उस वक्त कि कब किसके साथ क्या हो जाए। उनका ये फैसला हमें भी ठीक लगा। पापा ने 2 दिन बाद ही लौटने का फैसला किया। सच बताऊं तो मैं अंदर ही अंदर बहुत डर गया था। इसलिए जब पापा ने ये कहा कि हम सब परसों वापस चल रहे हैं, तब से
मैं बहुत खुश था कि चलो जान बची, और जैसे तैसे बस परसों का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जाने से ठीक एक दिन पहले ही वो हुआ जिसने एक डर मेरे दिल में बैठा दिया। दरअसल जब मैं गांव में आखिरी दिन बिता रहा था, तो आखिरी दिन की रात जब मैं खाना वगैरह करके आंगन में लेटा आसमान की ओर देख ही रहा था, तब छत की दीवार से मैंने ज्योति बुआ को सीधा मेरी तरफ झांकते हुए देखा। उनको देखते ही मैंने मानो ये महसूस किया कि मेरा पूरा शरीर जम सा गया था। मैं एक टक उनको देखे जा रहा था। मैं जहाँ बैठा था पापा मेरे बगल में ही थे। मैं उनको भी वो दिखाना चाहता था, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ ही देर में पापा की नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी, तो उन्होंने भी ऊपर देखा, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखा। उसके बाद मुझे कुछ सुनना देखना नहीं था। मैं अगले ही दिन अपने परिवार के साथ शहर आ गया। आज मैं 20 साल का हूँ, और कभी कभी खाली समय में मैं आज भी सोचता हूँ कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो था क्या। क्या देखा था मैंने।